स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं हरुण राशिद जी, जिन्होंने RRB NTPC 2019 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं हरुण जी से और जानते हैं उनका सफर एग्जामिनेशन क्लियर करने का। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ पे हरुण जी। धन्यवाद मैम। हरुण जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैम मेरा नाम हारून रशीद है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव महसपुर का रहने वाला हूं। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई 10वीं स्कूलिंग मैंने कैंपस पब्लिक स्कूल पूसा से किया है और 12वीं मैंने केंद्रीय विद्यालय पूसा से किया है। जो 12वीं है मेरा वो 2014 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर से 2018 में कंप्लीट किया है। उसके बाद से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और अभी मैं फिलहाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ एज ए क्लर्क। सो हारून जी आप ऑलरेडी एक जॉब में है, फिर कैसे सोचा कि RRB NTPC एग्जामिनेशन लिखना है? मैम जब मैंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो उसके 4-5 महीने बाद ही ये वैकेंसी आई थी। तो वैकेंसी का प्रोसेस ही इतना लंबा रहा कि बीच में हमें कुछ और चीज़ देखना पड़ा। तो इस बीच में हमारी जॉब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में IBPS क्लर्क के थ्रू लग गई। तो हम वहाँ पे भी कर रहे थे और फिर बीच में ये एग्ज़ाम वगैरह हुआ तो इसको क्लियर करके यहाँ पे भी क्लियर हो गया हमारा। मैम सो हारून जी ये एग्जामिनेशन 2019 में शुरू हुआ, आज 2022 है, फाइनल रिजल्ट आया है। काफी लंबी इस जर्नी रही इस एग्जामिनेशन की। पेशेंस बनाए रखे आप पूरे जर्नी में और फाइनली आज जब रिजल्ट आ गया है, हाउ डू यू फील? ये 4 साल की जो जर्नी है उसको सम अप करके देखें तो कैसा लगता है? मैम प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच गया इतना, थोड़ा इस कारण से थोड़ा और भी बीच में एग्जाम देने पड़े थोड़ा। अगर इतना लगातार साल अगर कोई फेलियर देखता रहे तो फिर दिक्कत तो होती है, लेकिन परिवार वालों का सपोर्ट मिलता रहा, घर वालों का सपोर्ट मिलता रहा, तो उस बात से भी इतनी परेशानी नहीं हुई। और अपनी ऊपर वाले की दुआ से थोड़ा ये एग्ज़ाम निकल गया हमारा और अभी अच्छा लग रहा है। काफ़ी परिवार वाले भी काफ़ी खुश हैं, गांव समाज में सभी लोग काफ़ी खुश हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इस एग्जामिनेशन के बारे में हम सभी को और बताएं। मैम ये RRB NTPC का एग्ज़ाम जो है मैम, इसमें 5 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6। ये वैकेंसी मैम 2019 की है और मैंने तभी अप्लाई किया था। मैंने सारे पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और लकीली मेरा लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 एंड लेवल 6 चारों में हो गया था और लेवल 4 में मेरा नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर मैम अभी 23 मई को ही मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया है। तो उसके उसी उसी उससे 2 हफ्ते पहले ही इसका वो हुआ था, CBT 2 हुआ था इसका लेवल 6 का। तो मैंने तब दिया था। उसके बाद फिर मैम ज्वाइन करने के बाद थोड़ा लीव वगैरह को लेकर के रहता है, जो एज ए प्रोबेशन पीरियड में लीव वगैरह को लेकर थोड़ी दिक्कत रहती है। तो इस फिर मैंने बाकी लेवल को मैंने लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 को मैंने स्किप कर दिया और लेवल 6 पे अपना पकड़ बनाए रखा। और फिर मैम जब रिजल्ट आया जून में, उसके बाद फिर जो इसका साइको टेस्ट होता है वो 30 जुलाई को था मेरा। तो उसके लिए फिर जैसे ही जॉब से टाइम मिलता था तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करता था और इसी से मेरा ये साइको टेस्ट भी क्लियर हो गया। तो ये था मैम। जो आप अलग अलग लेवल्स बता रहे थे उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या डिमांड रहती है, कि किस तरीके का पैटर्न होता है, सोर्सेज, इन सभी के बारे में सभी को थोड़ा सा और डिटेल में जी मैम, जो इसका प्रीलिम्स RRB NTPC का जो मैम प्रीलिम्स होता है उसमें रीजनिंग, मैथ और GK आता है। तो मैम जो रीजनिंग है वो रीजनिंग जो है मैम, जो बेसिक रीजनिंग सारे SSC बैंक के बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही होता है। तो रीजनिंग के लिए कोई भी सोर्स यूट्यूब से फॉलो किया जा सकता है। फिर आर्यश अग्रवाल की किताब वगैरह आती है रीजनिंग को, तो बच्चे वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने बेसिकली मैम यूट्यूब से ही प्रिपरेशन किया था। स्टडी IQ के चैनल पे ही जो बहुत सारे फैकल्टीज हैं उनसे देख करके तो वहाँ से रीजनिंग वगैरह हो गया था। मैथ्स के लिए मैम मैंने कोई कोर्स वगैरह परचेज नहीं किया था। मैथ्स के लिए यूट्यूब पे ही बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है तो मैंने वहाँ से किया था। और GK के लिए स्पेशली जो लूसेंट वगैरह से है मैम काम हो जाता है। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने गौरव गर्ग सर का कोर्स 5 अक्टूबर, शायद 5 अक्टूबर 2019 को मैंने बाई किया था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू उनको फॉलो कर रहा था और मुझे काफ़ी एग्जाम में मदद भी हुई। मेरे प्रीलिम्स में 83 मार्क्स बने थे आउट ऑफ 100 और मेंस में भी काफ़ी अच्छा स्कोर मेरा बन गया था वहाँ से। तो उनमें सर का कोर्स का भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा।
मैम ओवरऑल ये है, जो इसका जो मैथमेटिक्स है तो वो बेसिक सा ही, ज़्यादा ज़्यादा उतना टफ नहीं आता। तो एसएससी या रेलवे की कोई सी भी प्रीवियस ईयर बुक से ये कवर अप हो जाएगा। रीजनिंग को भी लेकर के है, जो प्रीवियस ईयर से स्टिक करना है। और बाकी जो है, अगर किसी भी चैप्टर में अगर डाउट लगे तो यूट्यूब से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी जीके को लेकर के है मैम, लूसेंट वगैरह से स्टैटिक का पोर्शन कवर अप करके, और करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब से गौरव सर के कोर्स से आराम से कवर अप करके ये एग्जाम को इजीली क्लियर किया जा सकता है। जैसे अलग अलग स्टेज में क्या सेम ही पैटर्न रहता है या फिर पैटर्न बदलता भी है, या क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, या फिर ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न है, चाहे रीजनिंग, मैथ्स, जीके, वही बदल जाता है? मैम प्रीलिम्स में जो है वो कॉमन सीईटी हुआ था, तो उसमें 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ के, और 30 क्वेश्चन जीके के आए थे मैम। उसके बाद फिर जो वो नेक्स्ट स्टेज CBT 2 हुआ, वो वो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग हुआ था। लेवल 2 के लिए अलग, लेवल 3 के लिए, और उन सब के लिए अलग हुआ था। तो लेवल 6 में हल्का सा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए पोस्ट था और लेवल 6 है, तो इसके लिए थोड़ा टफनेस इसमें थोड़ा ज़्यादा था इन कम्पेयर बाकी कंपेरिजन में। तो ये था मैम, इसमें थोड़ा टफनेस जो है लेवल 6 में थोड़ा ज़्यादा था, उसके बाद फिर टफनेस थोड़ा कमता गया। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है एग्जामिनेशन में? कैसे एग्जामिनेशन को मैनेज करना है? कहते हैं ना कि अगर आपको एग्जामिनेशन को लिखने की कला आ गई तो आधा काम वहीं पे हो जाता है। मैम सबसे जो बड़ी चीज़ है वो घबराना नहीं है एग्जामिनेशन को वो करने में। प्रिपरेशन फेज में कभी कभी होता है 1 साल 2 साल सफलता नहीं मिलती, मुझे खुद 4 साल लग गए एक ठीक डिसेंट जॉब लेने में। तो ये होता है, जो घबराना नहीं है। परिवार वालों का अगर सपोर्ट रहे, दोस्तों का अगर सपोर्ट रहे, तो आप कोई भी एवरेज स्टूडेंट ये आराम से कर जाएगा। इसके लिए है मैम, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। अगर टाइम टाइम पे अपने परिवार वालों से बात करते रहें, परेशानी हो उनके साथ शेयर करें, तो वो एग्जाम एग्जाम तो मैम एक छोटा सा पार्ट है। बाकी तो वो बच्चे जो स्टूडेंट है वो ओवरकम कर लेंगे। परिवार वालों का सपोर्ट रहे, खुद से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, तो एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। हारून, आपने जैसे बताया कि 4 साल आपको भी लग गए एक बहुत ही डिसेंट जॉब लेने में। कभी सेल्फ डाउट आता था कि इतनी लंबी एग्जामिनेशन की जर्नी है, कभी इसका अंत भी है, अगर किसी एक स्टेज पे पास नहीं कर पाई तो क्या होगा? इस तरीके के जो भी अनसर्टिनिटीज हैं, ये थॉट्स हैं, उनसे कैसे डील किया? मैम सेल्फ डाउट तो आता था, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस किया। इस बीच मेरे लगभग 22 से 24 एग्जाम क्रैक हुए थे, प्रीलिम्स मेंस सब मिला करके। लेकिन कभी कभी प्रीलिम्स के बाद मेंस नहीं हुआ, मेंस के बाद फिर कभी डीवी के बाद जाके छट गए, फिर कभी फिजिकल फेल हो गए। मैंने एफकेट का इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ जब मेरा एयरफोर्स का इंटरव्यू था 2020 में, तो वहाँ जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, जब उन्होंने उनसे बात करके ना मुझे मैम काफी मोटिवेशन मिला था। तो उनसे बात करके लगा था, हाँ थोड़ी देर की परेशानी है, आराम से फिर एग्जाम है, क्लियर हो जाएगा। तो खुद पे भरोसा बनाए रखना है, परिवार वालों का सपोर्ट मिलता रहे। जब तक मैम परिवार वालों का सपोर्ट मिलता रहे, माता पिता का सपोर्ट मिलता रहे, तब तक कोई कुछ परेशानी नहीं है, आराम से हो जाता है। जितना मैंने महसूस किया है, मुझे मेरे परिवार वालों का सपोर्ट हमेशा मिला है। मेरे पिताजी जो हाई स्कूल में टीचर हैं, मेरे अंकल डॉक्टर आशिक अली अंसारी, मेरे और 2 अंकल हैं, मोहम्मद अनवारुल, मोहम्मद अमीरुल, इन सबका सपोर्ट मिलता रहा। तो ऐसा तो होता है, जो परिवार वाले सपोर्ट, माता पिता तो आपको सपोर्ट करते ही हैं, अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी आपको पूरा सपोर्ट करे तो वो बहुत बढ़िया रहता है। तो ये सपोर्ट मुझे मिला। तो 4 साल की परेशानी के बाद भी थोड़ा बीच में परेशान हुआ, लेकिन इन सब के सपोर्ट से क्लियर हो गया एग्जाम, ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। हारून, आप जैसे बता रहे थे कि अगर परिवार का साथ रहता है तो काफी चीजें आसान हो जाती हैं। आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे थे और साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन की तैयारी, कितना मुश्किल होता था टाइम मैनेज करना? मैम वैसे बैंकिंग जॉब में लोग कहते हैं बैंकिंग एक 9 to 5 जॉब, 10 to 5 जॉब है, लेकिन वैसा है नहीं। थोड़ा वर्कलोड रहता है वहाँ पे। तो मेजोरिटी हम लोग ब्रांच से 6, साढ़े 6, 7 बजे करीब ही निकलते थे। तो उसके बाद फिर जो मेरे सीनियर्स है वहाँ पे, मेरे फाइनेंस मैनेजर हैं, मेरे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, उन लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। वो लोग ज़्यादा वर्कलोड में मुझ पे नहीं देते थे, वो लोग मैनेज कर लेते थे। मैं भी अपना जो काम करता था मैं करता था। बाकी ब्रांच से आने के बाद सुबह में रात में थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सुबह में पढ़ लिया, और बेसिक उसी तरीके से उसी में थोड़ा टाइम मैनेज कर करके मैं प्रिपरेशन हो गई और निकल गया एग्जाम। हारून, और समझना चाहूंगी आपसे, जैसे हम इस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी, स्पीड एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। CB1 तो आपका प्रीलिम्स हो गया, जो CB2 से जो आपके नंबर जुड़ते हैं,
उसमें एक्यूरेसी और स्पीड को कैसे मैनेज करना है? मैम जहाँ तक मैंने देखा है, एक्यूरेसी और स्पीड को मैनेज करने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट से बेहतर तरीका कोई नहीं है। आप कोई भी स्टूडेंट अगर मॉक टेस्ट दे, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करे तो वो कर लेगा। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा जो CBT 2 था वो उसमें मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 120, और मेरा 83 सही हुआ था और मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए थे। तो उतना कम अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरे 80 मार्क्स आ गए, और कट ऑफ जो 62 थी, तो मुझे वहां पे एज मिल गया। जो मुझे कट ऑफ से मेरे 18 नंबर ज्यादा हो गया, तो इतना था जो अगर मेरा साइको टेस्ट अगर खराब भी जाता है तो मुझे पोस्ट मिल जाएगी। तो इसके लिए मेरे में जो मेरी एक्यूरेसी थी उसने बहुत काम किया। उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, टेक्स्ट बुक का है, तो उन सब से मैंने लगाए थे। तो वो काफी फायदेदार हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा, जो अगर किसी को भी स्पीड और एक्यूरेसी को लेकर के चलना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है, तो उसके लिए जो मैम मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो आप प्रिपरेशन के 1 डेढ़ महीने बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं, और उसको एनालिसिस करते रहें, देखें कहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, उसको पढ़ें सीखें। यूट्यूब से बहुत कुछ मिल जाता है, यूट्यूब पे इजिली अवेलेबल। तो आप कवर अप कर सकते हैं आराम से, और इजिली एग्जाम को एस कर सकते हैं। हर मॉक टेस्ट का जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे, कब से लगाना चाहिए? मैम जब 30-40% अगर सिलेबस हो जाए और अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगे, जो हाँ अब मैं कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो तब से लगा लेने चाहिए। मैं इसके लिए मैं कहूँगा, प्रिपरेशन में अगर कोई बंदा 6 से 8 घंटे का डेली पढ़ रहा है, तो वो 1 डेढ़ महीने बाद लगाना शुरू कर सकता है वो, क्योंकि तब तक 25 से 30% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। और मैम मॉक टेस्ट जो है एक और फायदा करता है, अगर आपका कुछ क्वेश्चन अगर पीछे छूट भी गया है और कुछ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से लुसेंट से कवर अप नहीं हो पा रहा है, तो मॉक टेस्ट में रहता है, तो उसको आप नोट डाउन करके बाद में रिवाइज भी कर सकते हो, उसको आप अपने नोट्स में ऐड ऑन भी कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट वगैरह ये सब फायदा करता है मैम। हारून, स्टडी आईक्यू का एक अहम रोल रहा है, आप जैसे मेंशन कर रहे थे। किस तरीके से हर स्टेज पे स्टडी आईक्यू साथ रहा आपके? मैम सर का रोल तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरे जीवन में। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है हमेशा, स्पेशली गौरव गर्ग सर से। मैं उनको अपना मेंटोर हमेशा से मानते आया हूँ। मैं उनको 2019 से फॉलो कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन वगैरह शुरू की थी, 2018 से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, लेकिन मैंने सर का वीडियो 2019 में देखा था, मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था। तो मैं तब से देख रहा हूँ उनके वीडियोस। मैंने करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सोर्स रहता है। तो जब मेरा SSB का भी इंटरव्यू था एयरफोर्स का, तो वहाँ भी सर के करंट अफेयर्स वगैरह मेरी काफ़ी मदद हुई थी, तो वो इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया था। तो सर का रोल वहाँ पे भी रहा है। और एग्ज़ाम वगैरह में भी मैम मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। तो IBPS क्लर्क का जब मेरा मेंस था मैम इस बार जनवरी में, तो मैंने 4-5 महीने में सर के कवर करंट अफेयर्स को मैंने यूट्यूब वीडियो को मैंने 8-10 दिन में उसको कवर अप किया था। तो उससे भी मेरा काफ़ी फायदा हुआ था। मैं रेगुलरली तो उनको देखते आ ही रहा था, लेकिन जो उनके जो बेस्ट 300 वीडियोस जो आते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं, तो उनको मैंने 8-10 दिन में कवर अप किया था। तो वहाँ पे भी मेरा जबकि IBPS क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ इसमें मैथ GK में बस 1 नंबर का था, और मुझे 19 नंबर मिले थे वहाँ पे। तो सर का जो रोल था वो वीडियो का वो काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। तो सर के स्टडी IQ का तो मैम बहुत योगदान रहा है मेरे सक्सेस में। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ स्टडी IQ इसकी टीम का। हारून, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर स्टडी आईक्यू? मैम मैं गौरव गर्ग सर के वीडियोस जब जब उनका प्री कोर्स जब 18-19 में आता था, मैं उनको तब से देखता आ रहा था। तो वो आराम से चलता आ रहा था। फिर जब सर का पेड कोर्स हुआ, तो मैम सर का जो कंटेंट ऐसा है ना मैम, जो वो फ्री में अवेलेबल नहीं है। जो लेवल से सर पढ़ाते हैं, जिस रिपीटेशन से वो पढ़ाते हैं, जो हाँ जो एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना, पिछले 1 महीने करंट अफेयर्स वो हफ्ते आधे घंटे के वीडियो में कवर अप कर देते हैं, वो इस तरह से समझाते हैं वो। तो इसलिए मैम सर के करंट अफेयर्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर बेस्ट चाहिए तो सर करंट अफेयर्स पेड कोर्स बेस्ट है। हारून, कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इतना लंबा एग्जामिनेशन साइकिल है, प्लस इस बार हमें पता है बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे एग्जामिनेशन में। अ, खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, कंसिस्टेंट रखें कि एग्जामिनेशन होगा और आप जिस तरीके से पढ़ाई करें उसका एक अंत होगा, रिफ्लेक्ट होगा वो रिजल्ट्स में? मैम उसके लिए जो सबसे 2 चीजें हैं मैम, एक तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो हाँ हाँ हम कर लेंगे। ऊपर से है परिवार वालों का सपोर्ट भी होना चाहिए। और बगैर कॉन्फिडेंस के और परिवार वालों के सपोर्ट के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मैम, क्योंकि एक जो फाइनेंशियल बर्डन होता है, जैसे हम लोग थोड़े वीकर सेक्शन से आते हैं, तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती।
तो उसके लिए परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैम परिवार का सपोर्ट और अंदर से कॉन्फिडेंस रहे, जो हाँ थोड़ी परेशानी आएगी तो लेकिन कर लेंगे। मैम अगर इनर कॉन्फिडेंस है तो बच्चा कर लेगा ये एग्जाम क्रैक। मैम मेरे जोन से लगभग 8 से 10 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था आरआरबी के लिए, और लगभग 900 कुछ बंदों का हुआ है इसमें। तो इसमें तो परिवार वालों का सपोर्ट रहा, थोड़ी अपनी भी मेहनत रही, तो ये है मैम। हरुण, एक बैकअप करियर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन की साइकिल तो लंबी चलेगी। मैम बैकअप कैरियर तो होना चाहिए, लेकिन उतना हमने बैकअप कैरियर के बारे में सोचा नहीं था। हाँ इस साथ साथ एक चीज की थी, जो हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो थोड़ा दिमाग में ये चल रहा था, जो क्या अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन फिर पिताजी का सपोर्ट मिलता रहा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जब तक प्रिपरेशन करना है करो, जब तक नहीं हो जाता लगे रहो, नहीं होगा तो फिर कुछ कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कर लोगे, अगर पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ कर लोगे, पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं मरता। तो ये पिताजी की बात रही थी। फिर ऊपर से मेरे अंकल लोग का भी सपोर्ट मिलता रहा था फाइनेंशियली। जब भी मुझे दिक्कत हुई, मेरे अंकल हैं डॉक्टर आशिक अली अंसारी, और मेरे 2 अंकल हैं मोहम्मद अनवारुल, मोहम्मद अमीरुल। इन लोगों से भी मैंने, जब भी मुझे फाइनेंशियल नीड पड़ी, इन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो परिवार वालों का सपोर्ट हमेशा रहा है। तो इसलिए मैम कैरियर बैकअप के लिए मैम डर तो लगता था, जो क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटीज हैं एग्जाम में, कोई गारंटी नहीं है जो हो ही जाएगा। लेकिन इनर कॉन्फिडेंस था और परिवार वालों का सपोर्ट था, जो एग्जाम एस हो पाया मैम। सभी के लिए कुछ फाइनल टिप्स सजेशन हरुण आपकी तरफ से होंगे, जो भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैम सजेशन यही रहेगा कि आप पढ़ते रहिए, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल घिस सकता है, तो इससे घबराए नहीं। कभी कभी एग्जाम का प्रोसेस ही इतना लंबा होता है, जो जैसे हमारे साथ हुआ 2019 का एग्जाम का रिजल्ट 2022 में आया, शायद ज्वाइनिंग 2023 तक जा करके हो, तो प्रोसेस 4 साल खिंच गया। लेकिन इस दौरान जो है अपनी कमजोरियों पे काम करते रहें, दोस्तों से मिलते रहें, परिवार वालों का सपोर्ट रहे और आपकी मेहनत रहे, तो आप आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो घबराना नहीं है इस एग्जाम से, छोटा सा ही एग्जाम है, ज्यादा कुछ वो नहीं है, लाइफ अभी आगे बहुत कुछ है, तो आराम से हो जाएगा। बस मेहनत करते रहें, बच्चे कर लेंगे आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद हरुण, और हमें बहुत खुशी है कि हम आपके साथ ये एक्सपीरियंस आपका जो भी एग्जामिनेशन में रहा है उसको आप शेयर कर पाए। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।